नमस्कार मित्रों। आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के महंगाई के मुद्दे को लेकर, जो बेहद ही ज्वलंत मुद्दा और एक ऐसा मुद्दा जिससे सीधा सरोकार आम आवाम के रोजमर्रा की जिंदगी से, आखिर क्यों ये सरकार इस तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए डीजल और पेट्रोल के रेट को इतना महंगा करते जाने पे उतारू है। पिछले 19 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे तमाम सारे साथी जुड़ रहे हैं और न सिर्फ आरोप लगाना, जवाबदेह बनाना, बल्कि आज आपसे संवाद करने का भी मन है। तकरीबन 15 मिनट मैं चाहता हूँ कि आपसे संवाद करूँ। जैसे जैसे आप सब जुड़ते जाएंगे और आपके कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवाल होगा तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। मित्रों, ये वो दौर है, मुझे याद है और आप सबको भी याद होगा, जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में यूपीए 1 की बात कर लें या यूपीए 2 की बात कर लें, हालांकि यूपीए 2 के दौरान पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई थी और उस बढ़ोतरी के बाद भी हमने डीजल और पेट्रोल की कीमतों के लिए जो निर्धारित प्राइस रखे, तो दाम रखे, वो इतने ज़रूर थे कि आप उसको स्वीकार कर सकते थे। हालांकि उस पर खूब राजनीति हुई। यही लोग जो आज सत्ता में हैं तब विपक्ष में हुआ करते थे। आपने देखा, हमने देखा, नंगे होकर सड़क पे प्रदर्शन किया लोगों ने। सबने जवाबदेह बनाया सरकार को। और मुझे लगता है कि आप जब पीछे जाएं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप सुने, एक नज़र उस पर दौड़ाएं, तो आपको लगेगा कि आज वो सारे नेता, हालांकि मेरी ऐसी कामना नहीं है, भगवान उनको दीर्घायु करें, लेकिन ऐसा जान पड़ता है वो इस दुनिया में है ही नहीं है। बिल्कुल चुप, खामोश, शांत, बस एक ही काम रह गया है, जनता का खून चूस लो। आज इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की जो कीमत है, मुझे लगता है कि जो पानी की कीमत आप हिंदुस्तान में दे रहे हैं उसके आसपास है। बावजूद इसके तेल 80 पार चला गया है। बावजूद उसके पेट्रोल डीजल से भी महंगा हो गया है। बावजूद उसके सरकार चुप है, उसके मंत्री, उसके नेता चुप हैं। देश के तमाम लोग, हमें आज अमिताभ बच्चन जी भी याद आ रहे हैं, हमें अक्षय कुमार भी याद आ रहे हैं, अनुपम खेर भी याद आ रहे हैं, और सरकार के मंत्रिमंडल में बैठे मुख्तार अब्बास नकवी हूँ, प्रकाश जावड़ेकर हूँ, स्मृति ईरानी हूँ, अमित शाह हूँ, यहाँ तक कि हमारे प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं, किसी ने कांग्रेस सरकार को छोड़ा नहीं था। और आज ये जिस तरह की महंगाई लेके आए हैं, मुझे लगता है कि हमारे साथी जुड़ना शुरू गए। मैं नोटिफिकेशन देख नहीं रहा था। इसार कुरैशी जी, राघवेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं, नमस्कार। डॉक्टर इब्राहिम रोबिन जी, धनंजय मिश्रा जी, मुनीब चौहान जी, हमारे बड़े भाई सोनू सिंह जी। आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो मैं जवाब विभाग दूंगा, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहें, हम इस लड़ाई को लड़े, कैसे कुछ बताना चाहें, तो उसका भी स्वागत है। मित्रों, आज स्थिति देखिए देश की कहां से कहां चली गई है। ये डीजल और पेट्रोल आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ
तमाम सारे आप ट्वीट देखें लोगों के, अमिताभ बच्चन के ट्वीट आप खंगाल लें, अनुपम खेर के ट्वीट खंगाल लें, हालांकि खूब इस पर आज चर्चा हो भी रही है। अक्षय कुमार के ट्वीट्स आप देख लें, हालांकि अक्षय कुमार ने तो 2012 या 13 में उसने ट्वीट किया था, सारे ट्वीट को डिलीट कर दिया है, क्योंकि वही तमाचा जब दोबारा अपने मुंह पे पड़ता है तो आदमी छिपता ज़रूर है। सवाल ये कि इतना महंगा तेल क्या आम आदमी का तेल निकालने के लिए हो रहा है? आज मैं सलाम करता हूँ करोड़ों कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने सड़क पे उतर कर अपनी बात, अपना विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को जगाने का प्रयास किया। हालांकि बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं विपक्ष कमज़ोर है। ये मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ, विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष कमज़ोर है। ये विपक्ष कमज़ोर नहीं है। जब हमारी संख्या 50 के कम थी और आज 50 से कुछ ऊपर है, संख्या बल में ज़रूर हम कमज़ोर हैं, लेकिन मुद्दों के नाम पे जिस तरह से हमने नाक में दम कर रखा है सरकार के, और बेवजह नहीं, जन कल्याण के मुद्दों पे, आम आवाम की ज़िंदगी, उनके सुख सुविधाओं के मुद्दों को लेके हमने नाक में कम कर रखा है। ये छोटी बात नहीं है। अब विरोध प्रदर्शन हो, विपक्ष का अपना रोल हो, तो वो कैसे निभाए? हम अपनी बात रख सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। ये सब जो वैधानिक विधियां हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन एक नैतिकता सरकार में बैठे लोगों की भी होती है, जो विपक्ष की आवाज़ को सुने। हम उन्हें गोली नहीं मार सकते, हम उनको डंडों से नहीं मार सकते, लेकिन जब आप, मैं खुल के कहता हूँ, जब आप बेशर्म हो जाइएगा, आप नैतिकता घोल के पी जाइएगा, तो कौन सा विपक्ष और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आप किसी की नहीं सुनने वाले। और आज देश में यही हो रहा है। बहुत सारी जिक्र है, बहुत सारी घटनाएं इस 2020 में देखा। आज आप देख लीजिए जीडीपी का जो हालत था प्री कोरोना से पहले, हम देश की आधी जीडीपी को चौपट कर चुके थे। सवाल ये है कि आप कब सुनेंगे हमारी बात को? आप हमारी मत सुनिए, अपने आप की सुनिए, आप एक विश्लेषण कीजिए, पाएंगे आप निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सरकार हमारे साथ जासूसी कर रही है। जब से भाजपा सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है, ये आपको महसूस हो चुका होगा। इस बीच हमारे तमाम साथी भाई पुनीत चौधरी जी, इरशाद बड़गुजर जी, इरशाद भाई पुणे से हैं, नमस्कार इरशाद भाई, मुरली मनोहर जी, भाई सभी को नमस्कार, प्रशांत ओझा जी। विपक्ष को जनता में, इरशाद जी का एक सवाल है, विपक्ष को जनता में विश्वास पैदा करना होगा, इसके लिए आला कमान को लीड करना चाहिए। इरशाद जी बहुत सही सवाल आपने किया है, लेकिन आपने जो कहा कि विश्वास पैदा करना होगा जनता में, तो जनता में विश्वास पैदा करने का जो मतलब है, हम एक दूसरे का आकलन कर सकते हैं। पिछली सरकारों का और इस सरकारों का अगर हम आकलन करें, जनता को खुद में सोचना चाहिए कि उसके जो अधिकार है, वो जो अधिकार है वो कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। उसकी जो सुख सुविधाएँ की चीज़ है, दैनिक उपभोग की चीज़ है, उसमें किस तरह से सरकार मनमानी कर रही है। ये सारी चीज़ें जनता को भी देखने का हक है। अगर इस जनता ने देखा ना होता तो हमारी सत्ता कैसे चली जाती? जरूर उन्होंने कुछ बातों पे निर्णय लिया। और दूसरी चीज़, जनता से मैं अपील करूँगा, वो भावनात्मक मुद्दों पे सरकार न चुने। भावनात्मक मुद्दों पे जब आप सरकार चुनते हैं, हमसे लोग पूछते हैं कि आपने क्या दिया, हमने क्या दिया। ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया नहीं दिया, 70 सालों में हमने कुछ नहीं दिया, पूरा देश जानता है, बहुत कुछ दिया है। लेकिन ये विपक्ष जो सत्ता पक्ष में आज हैं, ये लोग यही चिल्लाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हमने दिया नहीं तो ये सारा आधारभूत, हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में क्या कहते थे, मनरेगा कांग्रेस का के फेलियर का स्मारक है और सफलता का स्मारक है। और आज उस मनरेगा ने इनकी इज्जत बचा ली, इस नोटबंदी के दौरान भी और आज इस आपदा के दौरान भी, कोरोना पेंडेमिक में। तो कहीं न कहीं से जनता को चाहिए कि वो भावनात्मक मुद्दों पे न जाए। इस बीच सोशलिस्ट राहुल जायसवाल जी, ऊर्जावान युवा हैं महाराजगंज से, कमलेश यदुवंशी गुरु जी, कमलेश जी कैसे हैं? नमस्कार। सोशलिस्ट राहुल जी, आप सब जवाबदेह बनाइए सरकार को, और
ज़रूरत है कि हम आज आप सीमा पे स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बात करते करते मुद्दे इतने बढ़ेंगे कि बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मैं चाहूँगा आप लोगों के अगर कुछ सवाल आए, जैसे अभी इरशाद भाई ने एक सवाल किया था, तो वहाँ हम जनता को विश्वास में ज़रूर लेंगे, लेकिन जनता से भी कहेंगे कि वो भावनात्मक जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है उससे उनको बचने की ज़रूरत है। हमें रोटी चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए, हमें जो है कपड़ा चाहिए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम सरकार की नीतियाँ इस तरह की हों कि आम आवाम खुशहाल रहे। आज स्थिति मैं राम मंदिर का विरोध नहीं करता, मैं 370 का भी विरोध नहीं करता, मैं नोटबंदी का भी विरोध नहीं करता, मैं जीएसटी का भी विरोध नहीं करता। जीएसटी तो हम लाने ही वाले थे। ये सब सारे कैसे मुद्दे हैं? सॉरी, कुछ देर हमें लगता है कि नेटवर्क कट गया था। ये जो सारे मुद्दे हैं, इससे आम आदमी को क्या मिला, ये सोचने वाली बात है। लेकिन वही है कि यहाँ तो प्रतिक्रिया करना भी देशद्रोही साबित हो जाता है, लोग साबित कर देते हैं। इरशाद गुर्जर जी कह रहे हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वो भी उसी तरह से लीड, वहाँ भी वो उसी तरह लीड करना होगा जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार। फिलहाल कहीं न कहीं कांग्रेस दूर हुई नज़र आ रही है आला कमान से। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि क्या करें। इरशाद जी के सारे सवाल हैं। कार्यकर्ता नहीं रहा कि कार्यकर्ता में जोश पैदा कर सकें। शेयर करें दोस्तों, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी अपना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही है, सिर्फ इसी बात से बीजेपी हावी है। कमलेश जी और इरशाद जी का भी सवाल आया था। कमलेश जी, आपको मैं जवाब दे दूँ। मैंने एक बात कही नैतिकता वाली, जैसे लोग कहते हैं कि विपक्ष ही नहीं है देश में, तो हम नैतिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। किसी को मारना पीटना, गोली मार देना, बेइज्जत कर देना, ये सब सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। और सत्ता में बैठे लोगों की भी नैतिकता होती है कि अगर सब विपक्ष के लोग अगर कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो उस आवाज़ को सुने, और अगर आवाज़ में दम है, नैतिक है, सकारात्मक है, तो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करती। आपने देखा तमाम सारे निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने अकेले ले लिया। चाहे नोटबंदी की बात आप कर लीजिए, चाहे आप जीएसटी की बात कर लीजिए, या फिर आप अभी देश में जो मौजूदा हालात कोरोना से निपटने की है, बहुत देर बाद इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाया। आप चाइना के मसले पे देख लीजिए, 2 महीने से हम घेर रहे थे, अब जाकर उन्होंने सर्वदलीय बैठक में चर्चा करी। तो कहीं ना कहीं से जब आप खुद सर्वज्ञानी बन जाते हैं, खुद डिसीजन मेकर अकेले बनते हैं, तो फिर जो भारी भरकम जो कैबिनेट है, सरकार का जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट का रोल क्या है और विपक्ष का रोल क्या है, सर्वदलीय बैठक का रोल क्या है। तमाम पार्टियां हैं, उसके सांसद हैं। अभी सर्वदलीय बैठक में जिसके पास 5 सांसद से कम थे, उनको सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। तो ये सब इन्हीं सब चीज़ों को आप तानाशाही कह सकते हैं। आप सबको इकट्ठा करके सबकी राय लीजिए और एक कंपाइल जो आपका जो रिजल्ट आता है उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो कमलेश जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मुद्दे हम हमेशा उठाते रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। इरशाद जी, कांग्रेस जहाँ है प्रदेशों में सरकार है वो मूल मुद्दे उठा नहीं पा रही है। ये जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। हाँ इरशाद भाई, आप से मैं कुछ हद तक सहमत हो सकता हूँ, क्योंकि आप उस राज्य में रहते हैं जहाँ कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों के साथ मिली हुई सरकार है, और मैं आपकी बात को नकार नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियों को देख के आप बात कर रहे होंगे। फिलहाल मुद्दे हम बार बार वहीं आते हैं कि हमने आज हमने पूरे देश में प्रदर्शन किया है डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेके, और देश में एक सिंगल आदमी भी इस बात का विरोध नहीं करेगा। हमने एक जायज़ मांग की है, विपक्ष ने एक जायज़ मांग की है, और यहाँ सरकार को चाहिए कि वो इसको सुने और सुन के इस पर पॉजिटिव डिसीजन ले। लेकिन आप पाएंगे आने वाले दिन में भी तेल की महंगाई बढ़ती जाएगी, और ये हमारे आवाज़ को सुनने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सवाल यह है, यहाँ सरकार की नैतिकता मर गई है। मुद्दे तो हम उठाते हैं,
अब हम देखिए, आप थोड़ी सी नैतिकता वाली बात है। जैसे आप 1984 के दंगे को ले लीजिए, 1984 के दंगे को ले लीजिए, इमरजेंसी को ले लीजिए, और भी कुछ पीछे घटनाएं हुई हैं जिसको हर बार हर साल बीजेपी के लोग उस मुद्दे को उखाड़ते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। कारण सिर्फ है कि वोट का पोलराइजेशन करना चाहते हैं। लेकिन हमने आज तक कभी गोधरा के मुद्दे को बार बार उठाने का प्रयास नहीं किया। जब गलत हुई हमने उस पर आवाज़ उठाई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब उसकी क्रेडिबिलिटी एक धार्मिक उन्माद पैदा करके हम लें तो ये बिल्कुल संभव कांग्रेस के दल में नहीं है। हम सबको साथ लेके चलने वाली विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो यहाँ इससे उलट काम करती है और उसको आज अपने काम, अपनी उपलब्धियाँ क्या है वो ये नहीं रखते, पीछे जाके नेहरू और इंदिरा जी को दोष देंगे। सवाल यह है कि आज के वर्तमान पे हमारा भविष्य निर्भर है, भूत में जाएंगे तो हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और बीजेपी वही करती है। बीजेपी को धर्म दिखेगा, बीजेपी को नेहरू और इंदिरा दिखेंगे, बीजेपी को मंदिर दिखेगा, बीजेपी को भारत और पाकिस्तान दिखेगा। आज जब चाइना से देखिए, चाइना की स्थिति क्या है, 2 महीने से हम चिल्ला रहे हैं। सवाल बस मित्र इरशाद जी यही है कि हमारी सरकार कितनी नैतिक है, उसके नैतिकता के ऊपर है कि आम जनता आवाज़ उठा रही है, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, या कोई भी संवेदनशील बौद्धिक वर्ग उठा रहा है, तो उसको सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन ये सरकार सुनना नहीं चाहती है। कमलेश जी का फिर एक सवाल आ गया, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजने वाले के लिए आप कुछ कहेंगे, आज उनकी चूड़ियाँ कहाँ चली गई? कमलेश जी, मैं तो यही कहूँगा कि चूड़ियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं, बेहद मजबूत होती हैं। और ये चूड़ियाँ हम उनको चूड़ी नहीं देंगे, यही चूड़ियाँ जवाब देंगी उनको, और यही चूड़ियाँ अपनी शक्ति बताएगी इस सरकार को। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। स्मृति जी ने ज़रूर कहा कि हम मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ मैं भेज रही हूँ, लेकिन ये कमज़ोरी का निशानी था। महिलाएं कमज़ोर नहीं होती हैं। हम नारी सशक्तिकरण पे बात करने वाली यह पार्टी दूसरों को चूड़ी भेज रही है, यानी कि वो चूड़ी पहनने वाले को कमज़ोर समझती है। बहरहाल हमें चूड़ी का भी सम्मान करना है, और यही चूड़ी एक दिन उनको तख्ता से उतारेगी भी, आप चिंता मत करें। हमारे साथ देवकी नंदन मिश्रा जी जुड़े, नमस्कार भैया। बहुत सारे लोग, अगर आपके सवाल कुछ हों, प्रवीण गुप्ता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज का विरोध प्रदर्शन अच्छा था। जनता की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। केंद्रीय नेतृत्व को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति है। हम लोकतांत्रिक हैं या काफ़ी नहीं है, हमें लोकतांत्रिक दिखने भी चाहिए। राघवेश त्रिपाठी जी का सवाल है और सुझाव भी है, बहुत अच्छा है आपका सुझाव, अच्छा है। आपने कहा प्रदर्शन अच्छा है, आपको धन्यवाद। भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है, हम इस पे भी सहमत हैं। और यहाँ एक छोटा सा कारण ये हो सकता है भागीदारी में कि हम स्वीकार करते हैं, इस सोशल प्लेटफॉर्म पे स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं से जो हमारा कार्यकर्ता बल है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन हम कम कार्यकर्ताओं में ही पूरी ताकत अपनी लगाते हैं। पिछले 30-32 सालों से हम उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं हैं, फिर भी 32 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हमने सरकार के गलत नीतियों का विरोध नहीं किया होगा। हम संख्या बल पे संसद में भी लड़ रहे हैं और उसी मजबूती के साथ इस उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं। धीरे धीरे संख्या बल बढ़ेगी और सत्ता में लंबे समय से गायब रहने का भी एक दुष्परिणाम मिलता है। आपका सुझाव का स्वागत है राघवेश जी। पुलिस मुखबिर एक अखबार है, उससे हमारे साथी जुड़े हैं, भाई मार्कंडे जी होंगे, आपको मेरा नमस्कार। अर्शी रजा हमारे कांग्रेसी साथी भाई, और आप भी सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव रहते हैं। अर्शी भाई नमस्कार। अर्शी भाई, आज हमने डीजल और पेट्रोल के मुद्दे को लेके ही लोगों से बात करनी चाहिए। तमाम लोगों के सुझाव भी आए और सुझाव में मैक्सिमम सुझाव ऐसे रहे हैं जिसमें हमारे मुद्दे और हमारे संगठन के ऊपर ही सवाल आया है। हम जहां बात महंगाई को लेके कर रहे हैं, लोग का सवाल कुछ और आ रहा है। इसका मतलब लोग हमारी तरफ देख जरूर रहे हैं और कुछ कमियां हैं तो वो उसको इंगित कर रहे हैं। हमें उसमें हम लोगों को बैठ के इसको समझने की ज़रूरत है और एक स्ट्रेटजिक प्लान के तहत, क्योंकि विपक्ष का मतलब ही आम आवाम होता है, आम जनता होती है। हमें
अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे से करना है। और मैं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशली हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर हर रोज़ मुद्दों को उठाते हैं। हाँ, हम सरकार को बेवजह परेशान नहीं करते, लेकिन सरकार को चाहिए अगर हमारे जेन्युइन मुद्दे हैं तो उसको सुने और इसका निराकरण भी करें, क्योंकि वो मेरे मुद्दे नहीं होते, वो जनहित के मुद्दे होते हैं, लोगों के मुद्दे होते हैं। भाई विनय मिश्रा जी जुड़ गए। विनय जी नमस्कार। अर्सी राजा जी नमस्कार भैया। आप सबने लखनऊ में आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, मैंने सोशल साइट्स पे देखा। और अभी हमारे किसी साथी की गिरफ्तारी भी अभी अचानक, अर्सी भाई मैंने सुना है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को शायद पुलिस अभी उठा ले गई है, क्या कारण है? बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, लड़ते रहने की ज़रूरत है और कांग्रेसी इतिहास ही संघर्षों का रहा है मित्र। तो आप तमाम सारे साथी जुड़े हैं, मुझे लगता है मैं बहुत देर से मैं जुड़ा हूँ। गौतम तिवारी जी जुड़ गए हैं। गौतम भैया नमस्कार। आप सबको जो भी साथी जुड़े, अगर किसी के कुछ सवाल हों तो मैं अभी 2-3 मिनट और आपके साथ में रूबरू रहूँगा। और दो मुख्य जो आपके सुझाव आए हैं, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक जहाँ तक बात आपकी पहुँचेगी पहुँचाऊँगा। एक तो हम ऐसे मुद्दे उठाएं जो जनहित के हों और उसकी मुकम्मल लड़ाई लड़ें, इसको कोशिश करेंगे। और दूसरा, आपने कहा कि संगठन और कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो जो है अपनी संख्या बल के साथ आगे आएँ और संघर्ष करें। तो ये दो सुझाव बहुत बेहतरीन आए हैं। अर्सी राजा भाई, खुशी की बात है कि आज जनता बीच है। अर्सी भाई, जनता हमेशा साथ है और सबके साथ रहती है। जनता ही जनार्दन है और जो उसका जनादेश है उसका हमेशा हम लोगों ने तो हमेशा स्वागत किया है। जनादेश का स्वागत जनता के होना चाहिए और जनता ही तय करेगी, आगे का भविष्य जनता ही तय करेगी। हमने वो दौर देखा है जब लोग कहते थे कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ, और बाद में इसी देश की जनता ने कहा नहीं नहीं, इंदिरा लाओ और अब देश बचाओ। तो वो दौर भी देश ने देखा है और हमारा इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है और हम लोग तो भूगोल बदलने में भरोसा रखते हैं और ऐसी उम्मीद मोदी जी से भी करेंगे जिस तरह से सीमा पे आजकल चल रहा है। कमलेश यदुवंशी गुरु जी कह रहे हैं, सर बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है? एक लाइन में मैं आपसे कह दूं कमलेश जी, 2014 में जब हमारी सत्ता हमारे हाथ से बीजेपी के हाथ में गई, उस समय 9.5 के आसपास की जीडीपी देकर हम इस देश को गए थे। जिस समय पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी हुआ करती थी, उस समय हिंदुस्तान का बाल बाका भी नहीं हुआ था। तब प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव जी और हमारे बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय मनमोहन सिंह जी भी थे। तो जब हम 9.5 की जीडीपी दे के इस देश को गए थे 2014 में, और जब 14 में सरकार आई और अभी ये 2020 है, इन 6 सालों में कोरोना से पहले, कोरोना को जिम्मेदार देने में पीछे नहीं हटेगी ये सरकार, कोरोना से पहले हमारी जीडीपी 3% के प्लस माइनस में आ चुकी थी और कोरोना के बाद की स्थिति बेहद ख़राब है। जब आप गलत डिसीजन लेंगे, जैसे गलत डिसीजन नोटबंदी के मामले में हुआ, गलत डिसीजन जीएसटी के मामले में हुआ, गलत डिसीजन आपने तमाम सौदों में किया, जिसमें एक बड़ा स्कैम था जो आज स्कैम आपको नहीं लग रहा है। सत्ता से इन लोगों को हटने दीजिए। राफेल में जो इन लोगों ने स्कैम किया, जो 100 करोड़, 80 करोड़, 50 करोड़ में विधायक खरीदे जाते हैं, ये सब भरपाई कहाँ से होगी? इन सब के जो पैसे लूटे हैं, इन तमाम सेक्टर से सरकार ने जो पैसा लुटाया है, वही आज बढ़ती महंगाई का सबसे बड़ा कारण है और नोटबंदी इसके मूल में है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा था कि इस नोटबंदी से हम देश आर्थिक तंगहाली में जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और राहुल जी ने भी इस बात को कहा था। तो महंगाई का पूरा श्रेय आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाती है। वरना आज तो पानी के रेट से के आसपास, पानी से भी सस्ता है इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। लोग कह रहे हैं कि आप हमारा तेल ले जाओ यार, मेरे पास जगह खाली हो जाए, आप देते रहना पैसा।
इस स्थिति में आज कच्चे तेल मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, बावजूद उसके हम इतना महंगा तेल बेच रहे हैं। पाकिस्तान में इतना महंगा नहीं है, श्रीलंका में इतना महंगा नहीं है, नेपाल में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन अपने यहाँ देखिए इतना महंगा तेल। तो कहीं न कहीं से जो पैसे इन लोगों ने बेवजह फिजूल खर्ची में लुटा दिए, वो बोझ आम लोगों के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। वो चाहे टैक्स के रूप में पड़े, चाहे तेल की कीमतों के रूप में पड़े, चाहे आपके सुख सुविधाओं में जो टैक्स लगते हैं उस पर पड़े। जनता को ही इसका मार झेलना है और ज़रूरी है कि आप एक बेहतर सरकार बनाएं ताकि इस तरह के दिक्कत और इस तरह की दुश्वारियों का सामना आपको न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद नबी हसन जी, आलोक त्रिपाठी जी, इरशाद भाई। हम जनता के बीच हैं, अर्शी राजा जी। बिल्कुल हम लोग जनता के बीच में हैं और जैसा सुझाव आ रहा है हमको अपनी भागीदारी बढ़ाने की भी ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात अर्शी भाई ये होगा कि हम लोगों के सुझाव को सुने। जैसे हम कहते हैं कि हम जब प्रदर्शन करते हैं, जब हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं, सरकार के विरोध में अपनी बात रखते हैं और सरकार नहीं सुनती है, उसी तरह से जनता जब हमसे कोई हमको सुझाव दे, मुझे लगता है कि उन सुझावों में से जो अच्छे सुझाव हैं उसको लेके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये बेहद ज़रूरी होगा। देवेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए। देवेंद्र भैया नमस्कार। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबको मेरी तरफ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस एक बात कहूँगा कि आज जो देश में महंगाई की हालत है, मुद्दे बहुत हैं। हमने सिर्फ डीजल और पेट्रोल की बात की, किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं। ये सरकार हर जगह फेल होती जा रही है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि डीजल और पेट्रोल पे आप सब मुखर होइए और कम से कम देश ने कभी 70 साल में ऐसा हुआ नहीं था। आज पेट्रोल से ऊपर डीजल चला गया, हमारे तमाम सारे साथी देख रहे हैं और तकलीफ़ होती है। इसकी मार एक सेक्टर में नहीं पड़ेगा, आपके गाड़ी में तेल नहीं पड़ पाएगा। सिर्फ इतनी बात नहीं है, डीजल और पेट्रोल के बढ़ने से माल भाड़े में वृद्धि होगी। माल भाड़े में वृद्धि होगी तो जो सामग्री हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उनकी लागत में भी वृद्धि आएगी, तो चीज़ें महंगी होती जाएंगी। डीजल और पेट्रोल को कंट्रोल करना बेहद ही ज़रूरी है। बहरहाल आप सभी साथी जुड़े, आप सबको जो भी साथी जुड़े और जो लोग बाद में देखेंगे, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करते हुए अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म करूंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं और आपसे आह्वान करता हूं कि मैं एक ऐसा कांग्रेसी हूं। आप जो भी सुझाव मुझे देंगे उस सुझाव में से ही कुछ न कुछ निकालने का प्रयास मैं करता हूं। आपके सुझाव मेरे सोशल साइट पे कभी भी कमेंट आपके बेकार नहीं जाते। मैं व्यक्तिगत तौर पे उसे ज़रूर स्वीकार करता हूं और ग्रहण करता हूं। ये मेरी आदत है और आपकी आवाज़, आपकी बात, आपके सुझाव को कहाँ तक पहुँचा पाता हूँ उसके लिए भी मैं प्रयासरत रहता हूँ। आप सबने अपना समय दिया, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना पेंडेमिक में मामले बढ़ रहे हैं, आप सब सुरक्षित रहिए। आपके आस पड़ोस में भी जिस तरह की भी स्थिति है, सबको समझाइए कि वो लोग इस कोरोना काल में बच के रहें।